नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। पाठकों के दिलों पर राज करने वाली कहानीकार मालती जोशी जी की एक कहानी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन लेके मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। पारुल की बेटी हुई है, पापा जी ने किचन में आकर सूचना दी। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। मम्मी जी ने आटा सने हाथों से प्रणाम करते हुए कहा, एक बेटा एक बेटी, चलो कोटा पूरा हो गया, अब फुर्सत। मम्मी, गुड़िया का नाम मैं रखूंगी, काजल ने मचलते हुए कहा। पिछली बार उन लोगों ने अपनी मन मर्जी कर ली, हमें चांस ही नहीं दिया। देखो बेटा, उनकी बिटिया है, वे जो चाहे करे। वैसे तुमसे पूछे तो तुम जरूर बताना, पर नामकरण का अधिकार बुआ का ही होता है। हमें पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। काजल ने मुंह फुलाकर मेरी ओर देखते हुए कहा। मम्मी जी भी एकदम उखड़ गई। चुप कर, समझती बूझती कुछ है नहीं, बेबात की बातें लेकर बैठ जाती। ये नहीं होता कि खाने का वक्त हो रहा है तो प्लेटें ही लगवा दे। मैं प्लेटें पहुंच रही थी, काजल ने लगभग मेरे हाथ से प्लेटें छीन ही ली और बाहर चली गई। उसके चलने के अंदाज से पता चल रहा था कि वो गुस्सा हो गई है। अब देर तक मुंह फुलाए बैठी रहेगी और मम्मी जी उसे मनाती रहेगी। खाने का कचरा हो जाएगा। मम्मी जी सचमुच उसे मनाने पहुंच गई थी। चल जल्दी से खाना खा ले, फिर अपन नर्सिंग होम चलते हैं। तू अपने जीजाजी को पहले ही जता देना, फिर वे सब कुछ संभाल लेंगे। मैंने सोचा बुआ न बन पाने का काजल को दुख है, मामा बनने की मेरे भैया को बेसब्री है, नानी न बन पाने के कारण मेरी माँ चिंता में घुली जा रही है। जब जाती हूँ तब डॉक्टरों के यहाँ, पंडितों के यहाँ चलने का आग्रह करती है। पर मम्मी जी को, मेरी सास को कुछ समझ में ही नहीं आता। क्या उन्हें दादी बनने की लालसा नहीं है, या ये सब कुछ उनकी मिली भगत से हो रहा है। रात के 9 बज रहे थे, फिर भी सब लोग पारुल की बेटी को देखने के लिए चले गए कि प्राइवेट अस्पताल में समय की पाबंदी नहीं होती। सारथी बनकर इन्हें तो साथ जाना ही था, पर थकान का बहाना कर मैं नहीं गई। ऊपर के कमरे में आकर लेट गई। कोई 10:30 बजे के बाद ये लोग लौटे। कपड़े बदलते हुए ये गुड़िया की, नर्सिंग होम की व्यवस्था की, पारुल की सास की तारीफें कर रहे थे। मैं चुपचाप लेटी रही, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बत्ती बुझाकर वे जब लेटने को हुए तब मैंने एकाएक कहा, पारुल की शादी हमसे 2 साल बाद हुई और वह 2 बच्चों की माँ बन गई है। ये एकदम चौंक गए। उनके लिए मेरा ये हमला एकदम अप्रत्याशित था। अपना बचाव करते हुए बोले, उसके पास काम धंधा कुछ है नहीं, बैठे बैठे बस बच्चे पैदा कर रही है, और हमारे पास काम ही काम है, इसीलिए बच्चा पैदा करने की फुर्सत ही नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? कोई सुनेगा तो सोचेगा तुम्हें पारुल से ईर्ष्या हो रही है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? कम ऑन यार, डोंट बी अपसेट। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने नहीं, आपने, या शायद आपके घर वालों ने भी। पहले मकान की किस्तें चुकाने की बात थी, और फिर पारुल की शादी का लोन आ गया, और अब शायद काजल की शादी की प्लानिंग होगी। मुझे बताइए, हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे? क्यों? हम लोग अच्छी खासी जिंदगी जी तो रहे हैं, एक बच्चा ही तो नहीं है, बाकी क्या दुख है तुम्हें? वाह क्या जिंदगी है। इस कमरे में सिमट कर रह गई हूं मैं। इसके बाहर मेरी कोई दुनिया ही नहीं है। रसोई में तुम्हारी माँ का एकाधिकार है। अपनी पसंद की चाय भी बनाती हूँ तो वहां जैसे भूचाल आ जाता है। ड्राइंग रूम में पापा जी का कब्जा है। किसी को घर बुलाएं तो भी कहाँ बिठाए समझ में नहीं आता। किसी को बुला नहीं सकते और किसी के घर जाते भी नहीं है, संकोच होता है। हम लोग पिक्चर नहीं जा सकते क्योंकि घर में कुंवारी बहनें हैं, उन्हें पिक्चर में साथ नहीं ले जा सकते, और अकेले जाना तो महापाप होगा। मैं अपने लिए एक रुमाल भी नहीं खरीदती। घर में बराबर एक ही नंदे हैं, जो कुछ भी खरीदना है सबके लिए खरीदना होगा। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि घर का बजट बिगड़ता है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यही जिंदगी रह गई है। कसम से बोर हो गई हूं मैं। कम से कम एक बच्चा ही दे दो, कुछ तो मोनोटनी टूटे। ये तुम्हें क्या हो गया है आज? यू आर मेकिंग मी फील गिल्टी। रियली? ये एक ही शब्द मैंने कुछ इस अंदाज में कहा कि वे तिलमिला गए, एकदम उठकर बैठ गए और निर्णायक स्वर में बोले, तुम मेरा मजाक बना रही हो ना? ठीक है, तो कान खोलकर सुन लो। काजल की शादी तक इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। ओके, नाउ गुड नाइट।
गुड नाइट कहकर उन्होंने तो करवट बदल ली, पर मैं सो न सकी। मेरे लिए बड़ी ही बैड नाइट थी। पारुल के यहाँ बेटी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाकायदा कार्ड वगैरह बांटे गए। हम लोग भी ढेरों सामान के साथ वहां पहुंच गए। रास्ते भर मम्मी जी, पापा जी पारुल के सास ससुर का गुणगान कर रहे थे। कितने सुलझे हुए लोग हैं। बेटी का जन्म उत्सव भी उसी शान से मना रहे हैं। काजल खुश थी कि जजाजी ने उसका अनुरोध मान लिया। गुड़िया के नामकरण का जिम्मा उसे ही सौंपा गया है। मैं पूरे रास्ते चुप थी, पर किसी ने मेरी चुप्पी पर लक्ष्य नहीं किया। इस घर में मुझे इतनी अहमियत ही कभी दी ही नहीं गई। कभी कभी लगता है ये लोग मेरा अस्तित्व ही भूल गए हैं। उनके लिए तो मैं बस चलता फिरता एटीएम हूँ। पारुल का घर आंगन मेहमानों से भरा हुआ था। डीजे भी बज रहा था, ढोलक भी। सजी धजी पारुल गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। मैंने गुड़िया को गोद में लेना चाहा तो किसी ने अध बीच में उसे लपक लिया। गुड़िया रानी, नेक हमारे पास भी तो आओ। मैंने देखा तो पारुल की चाची सास थी। दोनों भाइयों के घर अगल बगल एक ही कंपाउंड में बने हुए थे। रोज का आना जाना था और ऐसा जता रही थी जैसे बच्चे को पहली बार गोद में ले रही हो। इस बात का मर्म तुरंत मेरी समझ में आ गया। मन एकदम खट्टा हो गया। उसके बाद मैं एक जगह जाकर जो बैठी तो उठी ही नहीं, पर वहां भी किसी ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। तरह तरह के वाक्य मेरे कानों से टकरा रहे थे। कार्तिक, मामी से कहो हमारे साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई जल्दी से लाए। अनु, तुम कब मिठाई खिला रही हो? देखो, पारुल पीछे से आके आगे निकल गई। समधिन, अब आपके यहाँ भी बधावा बजना चाहिए। कब से इंतजार कर रहे हैं। पारुल की सास ने तो मम्मी जी को एकदम घेर ही लिया। बहन जी, अब अन्नू को सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। 5 साल बहुत होते हैं। अरे भाई, हमने तो कई बार कहा है कि हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, तब तक एक दो जितने करने हैं कर लो। एक दो से ज्यादा तो वैसे भी आजकल कोई करता नहीं है, पर हमारी सुनता कौन है। आप तो जानती हैं, बच्चे होते हैं तो आजादी में थोड़ा खलल पड़ता ही है। इतनी देर से लोग जो मुझे टोक रहे थे, कचोट रहे थे, मन एकदम लहूलुहान हो गया था। पर मम्मी जी की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। इतना झूठ भी कोई बोल सकता है? चलते समय मैंने पारुल की सास के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान के राज में ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते, करते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। वैसे भी हर चीज का समय होता है। बहुत देर करोगी तो समस्या हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि जब हम चाहेंगे बच्चे हो ही जाएंगे। तो मेरी बात पर गौर करो, समझी? मैंने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर कहा, चाची जी मैं जानती हूँ आप जो कुछ कह रही है मेरे भले के लिए ही कह रही है, पर क्या करूँ, मजबूरी है। फिलहाल हमारे यहाँ बैन लगा हुआ है। कैसा बैन? काजल की शादी तक घर में बच्चा नहीं आएगा। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। मेरी शादी के समय एक 5 वर्षीय योजना थी। पहले मकान की किश्त चुकाई जाएगी, फिर पारुल की शादी का लोन पटाया जाएगा। अब यह योजना 2 साल आगे सरक गई है क्योंकि काजल की शादी की तैयारियां हो रही है। तो फिलहाल बच्चे के लिए न समय है न बजट। क्षण भर को उपस्थितों में जैसे सन्नाटा छा गया। पारुल मुंह में आंचल ठूसकर रुलाई रोकती हुई उठकर चली गई। मेरा पूरा परिवार सकते में था। मम्मी जी पापा जी के चेहरे पर जैसे राख पुत गई थी। पापा जी गुस्से में थर थर कांप रहे थे। समधियों का लिहाज करके ही चुप थे, वरना गदर मचा देते। मुझे लगा था लौटते हुए गाड़ी में ही बमबारी शुरू हो जाएगी, पर वैसा हुआ नहीं। सब चुप थे। शायद इन्होंने हिदायत दे रखी होगी। घर पहुंचकर महाभारत होना निश्चित था, इसीलिए मैंने सीधे कमरे का रुख किया। कपड़े बदलकर बिस्तर में दुबक गई। ये कमरे में आए तब तक एकदम भरे हुए थे। नीचे काफी फायरिंग झेलकर आए थे। अब सब कुछ मुझ पर खाली कर देना चाहते थे। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी? हर बात का जवाब देना जरूरी था? 2 मिनट? मैं पूरे 2 घंटे वहां चुपचाप बैठी थी। लोगों की ऊल झलूल बातें सुन रही थी, ताने तिश्ने झेल रही थी, पर मैंने किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर जब मम्मी जी ने खुद मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया तो मुझे अपना बचाव करना ही था। ऐसा क्या कह दिया था मम्मी ने? आपने सुना नहीं था? वे बोली कि हम लोग तो बार बार कह रहे हैं अब एक आध बच्चा हो ही जाने दो, पर वो तैयारी नहीं होती। बच्चों से आजादी में खलल पड़ता है। बस ये हिपोक्रेसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हिपोक्रेसी?
तुमने मेरी माँ को हिपोक्रेट कहा। तुम्हारी ये मजाल। और उनका हाथ एकदम उठ गया। पता नहीं कैसे मैंने इनकी प्रतिक्रिया को भांप लिया था, इसीलिए मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने उनका हाथ हवा में ही थाम लिया। अपनी दोनों मुट्ठियों से मैंने उनकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और कसीले स्वर में कहा, बस इतनी ही मर्दान की सेंस रह गई है। बीवी की कमाई को खाने वालों को इतना ताव शोभा नहीं देता। उनकी आंखें गुस्से में फट पड़ने को हुई। दांत पीस कर बोले, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बाय ऑल मीन्स, मैंने शांति से कहा। अगर कुछ बाकी बचा हो तो खुशी से पी लेना। वैसे 5 सालों में आप लोगों ने मुझे पूरा निचोड़ लिया है। उनके तेवर एकदम ढीले पड़ गए थे। आवेश एकदम ठंडा पड़ गया था। गुर्रा कर बोले, अपनी नौकरी पर बहुत नाज है ना तुम्हें? कल से घर पर बैठो। तुम्हारे इस घर में आने से पहले भी हम जी रहे थे और आगे भी जी लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक झटके से उनका हाथ छोड़कर आराम कुर्सी में जाकर धंस गई। उनका तो पता नहीं, मैंने पूरी रात आंखों में ही काट दी उसी आराम कुर्सी पर। रात क्या थी, काल रात्रि थी, किसी तरह भी काटी नहीं जा रही थी। आधी रात के बाद धीरे से उठकर मैंने अपना एयर बैग निकाला, उसमें जरूरी कपड़े और पैसे रखे और सुबह की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह जैसे ही नीचे का गेट खड़का, मैं समझ गई मम्मी जी पापा जी घूमने निकल गए हैं। मैं धीरे से नीचे उतरी, गेट खोलकर सड़क पर आ गई। कॉर्नर पर एक रिक्शा मिला, उसमें बैठकर सीधे स्टेशन की राह ली। रास्ते भर मेरा मोबाइल रुक रुक कर बजता रहा। मैं फौरन काट देती, थोड़ी देर के बाद फिर बज उठता। उकता कर मैंने स्विच ऑफ कर दिया और सो गई। अरसे बाद जनरल बोगी में सफ़र करी थी, पर रात भर की जागी हुई थी, इसीलिए बैठे बैठे खूब अच्छे से नींद आ गई। उठी तो खूब फ्रेश लग रहा था। मैं सोच रही थी मुझे देखकर सब चौंक पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा आगमन शायद अपेक्षित था। पापा छूटते ही बोले, तुम घर से कहकर नहीं निकली थी क्या? क्यों? सुबोध का 2-3 बार फोन आ चुका है। बहुत वरिड लग रहा था। पापा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फोन की घंटी फिर बज उठी। शायद उसी का होगा, पापा बोले और उन्होंने फोन उठा लिया। हाँ हाँ, आ गई, बस अभी अभी घुसी घर में। फिर उन्होंने मुझसे इशारे में पूछा कि बात करोगी, तो मैंने मना कर दिया। वह अभी बहुत थकी हुई है, थोड़ी देर के बाद तुमसे बात कर लेगी, पापा ने कहा और फोन रख दिया। तब तक माँ चाय बनाकर ले आई। चाय पीकर मैं माँ के कमरे में जाकर लेट गई। ऐसी नींद लगी कि खाने के लिए माँ को जगाना पड़ा। खाने की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। भैया भाभी भी काम से लौट आए थे, पर मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। शायद माँ ने ताकीद की होगी। सब ने वातावरण को सहज बनाने की भरपूर कोशिश की। उनकी ये सदाशयता देखकर मेरा मन भर आया। मुझे नॉर्मल होने में 2-3 दिन लगे। फिर एक दिन दोपहर में एकांत पाकर मैंने माँ को सारी बातें बता दी। उनके हाथ उठाने की बात मैंने फिर भी छुपाए रखी। कह देती तो शायद अपनी ही नजरों में गिर जाती। फिर एक दिन पापा ने मुझे पास बिठाकर कहा, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब बताओ आगे क्या इरादा है? अभी कुछ नहीं सोचा पापा, पर एक बात तय है, मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी नौकरी ट्रांसफर करवा लूंगी, नहीं होगा तो दूसरी ढूंढ लूंगी। इस बीच इनके फोन आते रहे। एक बार मैंने ही उठा लिया तो बोले, आना चाहता हूँ। मैंने कह दिया, अपमान सहन करने की क्षमता हो तो आने का मन बनाना। उस दिन के बाद फिर फोन आना बंद हो गया। इस विचित्र परिस्थिति में, अजीब सी मनस्थिति में दिन गुजर रहे थे। आस पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को भनक पड़ गई थी। खुसर पुसर होने लगी थी। मुझसे कोई सीधे कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं पूछता, पर मैं जानती थी कि घर वालों को रोज इस अप्रिय विषय पर 2-4 होना पड़ता है। एक रात खाने की टेबल पर माँ पापा भैया भाभी सबने मुझे बुलाकर अपने पास बिठाया। पापा बोले, बेटा हम नहीं जानते कि तुम लोगों के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ। हम तो उतना ही जानते हैं जितना तुमने अपने माँ को बताया। पर अब मुझे ये बताओ कि जो कुछ भी हुआ, क्या वह इतना गंभीर था कि उसके लिए तुम अपना घर, अपनी शादी, अपना भविष्य दांव पर लगा दो? मैं पापा को कैसे बताती कि उस दिन पल भर को ही सही, मैंने उन आंखों में प्रतिहिंसा की जो लपटें देखी थी, उससे मेरे भीतर जो कुछ कोमल था, जो कुछ मधुर था, प्रेयस था, सब कुछ जलकर राख हो गया। अब उस राख को कुरेदने का मेरा मन नहीं है। पापा, मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए। शट अप, भैया एकदम गरजे, फालतू बात मत करो। पापा जो कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दो।
मैं अपनी बात बहुत पहले बता चुकी हूँ, मैंने निर्णायक स्वर में कहा। ठीक है, तो अब हमें आगे की कार्रवाई करनी होगी। हम यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। फिर पापा ने सुबोध को लंबा पत्र लिखा, मुझे दिखाया भी। लिखा कि कारण जो भी रहा हो, अनुश्री अब वापस नहीं आना चाहती। तो अब हमें इस समस्या का वैधानिक निराकरण करना होगा, ताकि ये अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हो, तुम दोनों बंधन मुक्त हो जाओ और अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ जाओ। यही श्रेयकर है। इसके लिए आपसी समझौता एक अच्छा विकल्प है। इसमें पैसा भी बचेगा, समय भी। न्यायालय की प्रक्रिया लंबा समय लेती है और इसमें छीछा लेदर भी बहुत होती है। माँ ने बहुत चाहा कि हम दोनों एक बार साथ बैठकर शांति से बात करें तो कोई हल निकलेगा, पर मैंने साफ मना कर दिया। माँ को बहुत बुरा लगा। वे बहुत सहज, क्षमाशील वृत्ति वाली महिला है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनकी बेटी में ये अक्खड़पन, ये हठधर्मिता कहाँ से आ गई। इस बीच मेरी दोनों नंदों के भी 2-4 बार फोन आए। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ भी हुआ अचानक नहीं हुआ, शायद बहुत दिनों से मन में कुछ धधक रहा था, जिसका विस्फोट हुआ है। अरसे से हम दोनों के बीच एक तनाव व्याप्त था। ब्रेकिंग पॉइंट आना ही था। वैसे मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ननंद भाभी का रिश्ता चाहे ना रहे, हम लोगों के बीच स्नेह बना रहेगा। ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है। मैंने सोचा आपसी समझौता मतलब तुरंत फुरत कार्रवाई हो जाएगी, पर सारी प्रक्रिया बड़ी लंबी, उबाऊ और जानलेवा थी। कहने को मामला आउट ऑफ कोर्ट था, पर वकील थे, पुलिस थी, गवाह भी थे, सरकारी पेशी भी थी, सबके बयान हुए। ससुराल का पूरा परिवार वहां मौजूद था। हम लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे, पर कोई बात नहीं हुई। मेरा मन हो रहा था कि मम्मी जी पापा जी को प्रणाम कर लूं, पर डर लगा अगर उन लोगों ने पैर पीछे खींच लिए तो इतने लोगों के सामने मेरी किरकिरी हो जाएगी। वैसे भी वे लोग अब मुझे आशीर्वाद देने से तो रहे। पूरे 10 महीने बाद इन्हें देखा। काफी दुबले और बुझे बुझे से लगे। हम लोग पूरे समय एक दूसरे से आंख चुराते रहे, सिर्फ जरूरत भर की बात की। तिरस्कार या अपेक्षा जो भी हो, दोनों तरफ समान ही थी। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं थी, इसीलिए ज्यादा खींचतान नहीं हुई। सेटलमेंट आसानी से हो गया। पापा ने कहा, बिटिया आवेश में घर से खाली हाथ ही निकल पड़ी थी। उसका सारा सामान वहीं छूट गया है। उसके लिए आदेश दिया जाए। तुरंत आदेश मिल गया। वहां से निकलते हुए पापा ने पूछा, अपना सामान लेने अभी चलोगी या? पापा प्लीज, मैंने कांपते स्वर में कहा। तो पापा समझ गए, अच्छा अभी रहने देते हैं, कल का पूरा दिन अपने पास है, कल देखते हैं। सुबह भैया मेरे कमरे में आए और बोले, तैयार हो जाओ। मैंने कहा, भैया मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैंने लिस्ट बनाकर रख दी है, ले जाइए, देते हैं तो ठीक, नहीं तो जय राम जी की। भैया ने लिस्ट देखी, काफी लंबी थी। मेरा लैपटॉप, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, 2 पासबुक, जॉइंट वाली छोड़ दी थी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटर आईडी, मेरी कुछ पेंटिंग्स, किताबों का कलेक्शन और मेरे राम सीता। बस। भैया बोले, और कुछ नहीं? कपड़े जेवर वगैरह? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे होटल के कमरे में छोड़कर भैया और पापा चले गए। काफी देर बाद लौटे। मुझे तो चिंता होने लगी थी। भैया का स्वभाव जानती हो ना, कहीं भिड़ तो नहीं गए उन लोगों से। लौटकर भैया ने बताया, तुम्हारी सारी चीजें अलमारी में रख दी गई थी। सुबोध ने मुझे चाबी दे दी थी। घर जाकर अलमारी खंगाल लेना। आप क्या अलमारी उठा लाए हैं? हाँ, और लॉकर से तुम्हारे जेवर भी मंगवा लिए हैं। देख लो, सब है तो। होंगे ही, कहाँ जाएंगे। मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी शादी में दोनों के लिए चांदी की 2 थालियां दी थी, याद है? हर थाली के साथ 2-2 कटोरी थी, एक एक ग्लास था। तो शादी के बाद कभी यूज किया था? नहीं, मौका ही नहीं आया। एक सेट पारुल की शादी में दूल्हे राजा को भेंट कर दिया गया। क्या बात कर रहे हैं? मुझे पता नहीं था, मैं जानता था। सुनकर मुझे तो आग लग गई। मैंने कहा, मुझे पारुल के घर ले चलिए, मैं अपना सामान ले लूंगा। फिर तुम्हारे ससुर एकदम गिड़गिड़ाने लगे। मेरे दुर्दांत ससुर गिड़गिड़ाने लगे? आश्चर्य। बोले, ऐसा गजब मत कीजिए, उन लोगों को ये पता लग गया तो हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। बिटिया जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकेगी। हम आपको इसी वजन का सेट बनवा कर दे देंगे या इसकी कीमत दे देंगे। फिर क्या? बिटिया का नाम सुनते ही पिताश्री पिघल गए। बोले, मैं किसी की बेटी को दुखी नहीं देख सकता। ये सेट भी आप रख लीजिए। काजल की शादी में हमारी तरफ से दूल्हे को नजर कर दीजिए। ग्रेट पापा, मैंने मन ही मन कहा।
फिर तो मुझे ऐसा ताव आया कि मैंने सारा सामान समेट लिया, सिर्फ पलंग और डाइनिंग टेबल छोड़ दिए। घर में जगह कहाँ है, भीड़ बढ़ाने से फायदा। तभी पापा कमरे में आए और बोले, अजय ये टीवी ट्रक में ठीक से चला जाएगा ना, कि साथ में रख ले। मैंने खूब अच्छे से पैक करवा दिया है पापा, डोंट वरी। आप लोग टीवी भी ले आए? मैंने पूछा। तुम्हारी चीज थी तो लाए नहीं? मेरी चीज थी, पर मैंने एक बार भी उस टीवी पर कोई कार्यक्रम नहीं देखा। मेरी शादी से पहले ड्राइंग रूम में एक छोटा सा टीवी रखा था। नया टीवी आते ही छोटा हमारे कमरे में आ गया और बड़ा ड्राइंग रूम की दीवारों पर सज गया। श्रीमान जी बोले, अपने कमरे के हिसाब से वह बहुत बड़ा है। उस टीवी के बिना ड्राइंग रूम की दीवार एकदम वीरान लग रही होगी। छोटा वाला शायद फिर हम नीचे आ गया होगा। चलो बेटा, ट्रक को रवाना कर दो, फिर अपनी भी तैयारी करते हैं, पापा ने कहा। पापा, आप लोग ट्रक लेके आए हैं तो इतना सामान क्या कंधे पर टांग कर ले जाते? जरा देखो खिड़की से झांक कर, कितना सामान है। मैंने देखा, होटल के गेट के पास एक मिनी ट्रक खड़ा था। उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, सोफा सेट और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। इतना सब सामान निकल जाने के बाद घर तो एकदम वीरान लग रहा होगा, मेरे दिल की तरह। और इतना सब सामान पापा रखोगे कहाँ? एक कोने में फालतू पड़ा रहेगा, मेरी तरह। अच्छा बेटे, तुम अपनी तैयारी करो, हम ट्रक रवाना करके आते हैं। पापा पापा एकदम रुक गए, मेरे पीछे मुड़कर बोले, कहो बेटा। क्या? मुझे लगा तुमने मुझे आवाज दी थी, नहीं तो साफ झूठ बोल गई मैं। मुझे भ्रम हुआ होगा। अच्छा, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। होटल में 10 तरह के लोग घूमते हैं। पापा चले गए तो मैंने दरवाजे को ठीक से बंद कर दिया। बंद दरवाजे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई मैं। पापा, मैंने कहा, ससुराल जाते समय मेरे साथ और भी तो सामान था। मेरे सतरंगी सपने थे, मेरी सुनहरी आशाएं थी, ढेर सारी सलोनी उमंगे और सहज सरल विश्वास। मेरा ये सामान कब लौटेगा? कौन लौटाएगा? मालती जोशी जी की मन को रोमांचित करने वाली इस कहानी के अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।